आज से करीब 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सुल्तान अकबर की हुकूमत थी। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का जीवंत चेहरा अकबर संपूर्ण भारत पर मुगलिया झंडा लहराने को बेताब था। अकबर की बर्बर सेनाओं ने बसे बसाए नगरों को राख का ढेर बना दिया। उत्तर और मध्य भारत सहित लगभग आधे भारत पर अकबर की राज्य सीमाओं का विस्तार हो चुका था। इस पवित्र धरती को मुगलों ने जमकर लूटा, मंदिरों को तोड़ा, छोटे छोटे राजाओं का कत्लेआम किया। पूरी भारत भूमि मुगलों के अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठी। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासतों पर अपना मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजपुताने की दूसरी रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकार करने पर धिक्कारना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपने मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरता हुआ पूरे विश्व के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एक लिंग ही हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। और फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को राणा उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घोर गर्जना के बीच उसी भीषण कालखंड में राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंताबाई ने ज्ञान, गुण, शक्ति, शालीनता और शौर्य से संपन्न एक पुत्र को जन्म दिया। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों को अपनी रानी के हाल चाल पूछे। तब सभी दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। राणा पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत और गंभीर होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंताबाई कृष्ण भक्त थीं। उन्होंने शुरू में ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंताबाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौर्य के रक्त में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। इस समय उन्होंने गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया। जहां प्रताप सुबह का समय गुरुकुल में बिताते, वहीं दोपहर के समय वो भीलों की बस्ती में चले जाते। शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांवों में निकल जाते। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस कदर घुल मिल जाने पर प्रताप सबके चहेते बन गए। भीलों ने उनको कीका कहकर बुलाया, तो वहीं लोहारों ने उनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफगानियों की बस्तियों में धावे बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर वे गुलेल से हमला कर देते। कुंवर के इन कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा था कि बड़े होने पर वे महापराक्रमी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। राणा उदय सिंह जी की कई और भी रानियां थीं, जिनसे उन्हें कुल 33 संतानें थीं, पर उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी थीं धीरबाई शाह। इनकी बात को राणा अधिक महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा ने इनके पुत्र जगमाल सिंह को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है।
और सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए छोटे भाई जगमाल को राज सत्ता देना स्वीकार कर लिया। किंतु सभी सामंत सरदार और राज्य की जनता ने राणा उदय सिंह के इस फैसले पर विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राजा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया और कुंवर जगमाल इस समय महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में न उपस्थित होने के कारण सभी सरदारों ने यहीं गोकुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली हुक्म श्री कुंवर प्रताप को का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा हैं। यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया। राणा के आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल राजगढ़ी छोड़कर अकबर की शरण में भाग गया। जिसके बाद सन 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। कौन है ये महावीर जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज के नाम से नवाजा? मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप का शौर्य ऐसा था कि वो एक ही बार से दुश्मन को घोड़े सहित काट डालते थे। पर वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे जिनके नाम से उन दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्होंने अपने शरीर को शौर्य और पराक्रम की मूरत में पूरी तरह से ढाल लिया। उनकी वीरता के किस्से सुनकर अकबर भी कांप जाया करता था। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया पर कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो के छाती कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे, जिनके रौद्र रूप को देखकर सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट देता। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को घुटनों पर ले आए। अपनी छापामार युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आज़ाद करवाकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के 36 किलों को जीतकर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने पराजय का मुंह कभी देखा नहीं, महाराणा को सोया हुआ अपना स्वाभिमान वापस मिल गया। और अकबर को ये संदेश कि राजपूतों को 100 बार मरना स्वीकार है, लेकिन मातृभूमि के चरणों में शत्रु की बेड़ियां कदापि स्वीकार नहीं है। मेवाड़ के किलों पर फहराता केसरिया झंडा मुगलों की पराजय पर हंस रहा था और महाराणा प्रताप जैसे पुत्र पर मां भारती का प्रेम बरस रहा था। ये गाथा है उस महाराणा प्रताप की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक होता है। ये गाथा है रुद्र रूप एक लिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। आइए इंडियन नाइट्स के साथ देखते हैं हुकुम श्री महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़े अनसुलझे पन्नों की पूरी दास्तान। फरवरी 1572 को महाराणा हुकुम ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफ़ी खराब थी। पिता उदय सिंह जी के समय मुगलों के साथ हुए युद्धों में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े बड़े भाग पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ के बचे हुए इलाकों पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने समस्त सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर लहराता ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव अब विशाल मुगल फौजों से होगा। तैयार हो जाइए। अगर कोई मृत्यु से भयभीत हो रहा हो तो अभी इस समय यहाँ से जा सकता है। ये सुनते ही उनके सैनिक ने जवाब दिया, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए,
मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो हम सबको यम का द्वार दिखाए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी विपरीत परिस्थिति से जब हम डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। सभी सरदारों ने उस सैनिक का समर्थन करते हुए प्रतिघात के स्वर में अपनी तलवारें लहराई। पूरा दरबार महाराणा प्रताप के जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों को और उनके गांवों का दौरा करना शुरू किया। भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों की हथियारों के जकीरे बनाने का काम सौंपा जाने लगा। सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास कराया जाने लगा। महाराणा प्रताप द्वारा सेना निर्माण के समाचार दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुंचने लगे। अकबर ने भी महाराणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारियां शुरू की। उसने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए। इसी के साथ अकबर ने अपने दरबार के सबसे चतुर और वाकपटु दरबारी जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा। और महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनकर जलाल को इस संदेश के साथ रवाना कर दिया कि विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया क्षत्राणी का। ये संदेश सुनकर दूत वहां से चुपचाप वापस लौट गया। इसके 1 साल बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। इस समय प्रताप उदयपुर में थे। मान सिंह सीधा उदयपुर आ गया। महाराणा हुकुम ने मान सिंह का एक अतिथि की तरह सत्कार किया। महाराणा प्रताप उदय सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने के लिए आए। इस झील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की व्यवस्था की गई। भोजन तैयार हो जाने पर मान सिंह को बुलावा भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को अतिथि की सेवा करने के लिए लगा दिया, पर प्रताप भोजन के लिए नहीं आए। मान सिंह द्वारा हुक्म के बारे में पूछने पर अमर ने जवाब दिया कि पिताजी को सर दर्द है, वो नहीं आ पाएंगे, आप भोजन करके विश्राम करें। मान सिंह ने भौहें तानते हुए कहा, तुम अपने पिता से कहो, मैं उनके सर दर्द का कारण समझ गया हूँ, और प्रताप के बिना भोजन स्वीकार करने से मना कर दिया। तब राणा प्रताप ने उसे संदेश भेजा कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो, उनके साथ भला कौन राजपूत भोजन करेगा। अब मान सिंह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राणा ने तो उसको बुलावा भेजा नहीं था। मान सिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल चावल के कुछ कणों को जो अन्न देवता को अर्पण किए थे उन्हें अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया। घोड़े पर बैठकर मान सिंह ने राणा से कहा कि दिल्ली की बादशाहत को अस्वीकार करना एक चुनौती है। यदि आपको दुखों में रहना पसंद है तो ये आपकी इच्छा है, ये ज़रूर पूरी होगी। मान सिंह ने आंखें तान कर कहा, मैं तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगा, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं उस पल की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे ही अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने 4 दूत भेजे और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं करने पर सन 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। यहाँ अकबर ने मान सिंह को 1 लाख की विशाल मुगल सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह विशाल मुगल सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने के बाद मान सिंह खमनौर नामक गांव में पहुंचा। महाराणा प्रताप के भील सिपाहियों ने अपने राणा को संदेश भिजवाया कि हुकुम, मान सिंह असंख्य मुगल सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। पर महाराणा प्रताप तो कब से अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। इधर मान सिंह बनास की नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मान सिंह ने यहाँ मोलैना गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हुकुम ने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे।
जबकि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भील, सरदार और लोहारों के गांवों के लोग थे। 18 जून 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। एक बार पुनः हवाओं की दिशा बदलने लगी। मुगल और राजपूत सैनिकों के पैरों की थाप से धरती डोलने लगी। ये युद्ध बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के गुरूर और मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की लड़ाई है। कुछ इतिहासकार अकबर और महाराणा प्रताप दोनों को नायक मानते हैं, और मेरा मानना यह है कि जो किसी के घर पर आक्रमण करता है वो खलनायक है, और उसके विरुद्ध उठ खड़ा होने वाला, अपने घर को आक्रमण से बचाने के लिए लड़ने वाला हर शूरवीर नायक है। तभी मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते को शत्रु पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। हुकुम की हरावल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 3 हरावल दस्तों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इन घनघोर हमलों से घबराकर मुगल सेना का हरावल खेमा लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकला। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। तभी वीर विराट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा श्री के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। 80,000 की मुगल सेना से मुट्ठी भर राजपूत और भील लड़ रहे थे, फिर भी युद्ध बराबरी का था। इसे कहते हैं शौर्य। जंगल में काग अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। युद्ध भूमि में विजय की तुला कभी अकबर की तरफ झुक जाती तो कभी राणा की तरफ। रणभूमि प्रलय का मानचित्र बन चुकी थी। रक्त पानी की तरह बह रहा था। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बदायूनी ने अपनी किताब में महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा कि वे बहुत लंबे, मजबूत एवं ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता मानो आधी सेना अकेले ही लेकर डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी मुगल सैनिक ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं की। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटे में ही लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरावली की घाटियों की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख सेनापति मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर खुद युद्ध भूमि में आ रहे हैं। यह शब्द सुनकर भागती मुगल सेना सोच में पड़ गई कि भागे तो अकबर मार देगा और नहीं भागे तो राणा मार डालेगा। महाराणा प्रताप सिंह अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकले, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात अब युद्ध भूमि में ही होगी। तभी हुकुम ने देखा कि मान सिंह हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने बड़े वेग से चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर करारा प्रहार किया, पर मान सिंह अपने हाथी पर लगे हौज में जाकर छुपकर बैठ गया। पर महाराणा प्रताप के करारे प्रहार से उसका महावत मारा गया। मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लटकी हुई थी, जिसके प्रहार से चेतक का अगला पैर कट गया। इस समय तक महाराणा प्रताप के पैरों में एक गोली लगी हुई थी। उनके शरीर पर असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सदरणी रियासत के झाला विदा ने कहा कि हुकुम, आपके प्रिय चेतक को इलाज की ज़रूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है, जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाएं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झालाविदा को मेवाड़ का राज छत्र दिया और बोले, सेना को पूरा नेतृत्व देना और स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड़ लिया। जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहाँ चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूदकर पार कर लिया और बलीचा गांव में घायल चेतक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह
जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। महाराणा प्रताप बेहोश चेतक को सहला रहे थे, तभी उनका ध्यान अपने भाई शक्ति सिंह पर गया। उन्होंने शक्ति सिंह से कहा, तू कैसा बेटा है जो अपने ही माँ भारती के दामन पर छल से कलंक की स्याही लगाने पर आमादा है। शक्ति सिंह बड़े भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और भाई के पैरों में जा गिरा। इधर हल्दी घाटी के मैदान में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के दर्रों में राणा पुंजा, भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मान सिंह ने हल्दी घाटी के दर्रों में जाने की बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर जाने का आदेश दिया। अकबर के विशाल साधन संपन्न लश्कर का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खां जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए तो क्रोधित अकबर ने 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उनका वेतन और सभी सुविधाओं को तुरंत रोक दिया गया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। विनाशकारी युद्ध का पाशा महाराणा के पक्ष में था, पर इस समय तक उनका खजाना खाली हो चुका था। हल्दी घाटी के 4 महीने के बाद ही सन 1577 में अकबर ने एक बार फिर शहबाज खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ में हमला करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए भारी था। अतः महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया। कुंभलगढ़ पर शहबाज खां का अधिकार हो गया। कुछ महीने के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और पूरी तैयारी के साथ शहबाज खां पर आक्रमण कर दिया और कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद प्रताप ने आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी सरदारों को बुलवाया। जहां सरदारों ने हुक्म से कहा, हमें सिंध की तरफ निकलना चाहिए, जहां हम धन का बंदोबस्त करके एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे और सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप भाड़ सोन करा को कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करके गुजरात की तरफ निकल गए। आगे इसी रास्ते में महाराणा ने शहबाज खां को 2 बार परास्त करके वापस लौटने पर मजबूर किया। गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने चूलिया गांव में अपना डेरा लगाया, जहां परम दानवीर भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी। इतने बड़े धन को पाकर हुकुम पुनः सेना की तैयारियों में जुड़ गए। बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप ने सिंध जाने की बजाय पुनः मेवाड़ की तरफ कूच किया और सन 1582 में दिवेर के दर्रों में स्थित मुगल ठिकानों पर आंधी के समान टूट पड़े। ऐसा लगा मानो रक्त बीज का रक्त चाटने वाली चामुंडा एक बार फिर स्वयं रणभूमि में तांडव कर रही थी। हुकुम रुद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला फेंककर हमला किया। अमर का भाला सुल्तान सहित घोड़े के आर पार निकल गया। यहाँ 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने दिबेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के दिबेर हार में से बौखलाए अकबर ने सन 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, पर जगन्नाथ कछवाहा पूरी तरह से पराजित हुआ। उसने महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी और बाकायदा हर्जाना भी दिया। इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया, जहां अमर सिंह ने कमल मीर के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट डाला। इन्हीं लगातार जीतों के बाद सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बना ली, जिसके बाद उन्होंने लगातार एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। मान सिंह से
उसके देशद्रोह का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना लेकर आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया, जहां से उन्होंने मान सिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में कर लिया। अकबर ने ये स्वीकार कर लिया था कि राजपुताने के शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को न छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लग गए। मेवाड़ को खोई हुई चमक वापस प्राप्त होने लगी। 19 जनवरी सन 1597 को 57 वर्ष की आयु में हुकुम शेर के शिकार पर निकले थे, जहां धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए हुकुम देव लोग सिधार गए। महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर इस धरा पर व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं। अपने कर्मों के माध्यम से ये व्यक्तित्व बनकर आपके और हम सब के विचारों के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और अमर स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया। उनके शत्रु भी उनकी वीरता और स्वाभिमान के सामने नतमस्तक थे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप।